किडनी या रीनल की हम बात करते लास्ट क्लास में। ये सही नहीं है, आवाज सही नहीं है, नहीं आ रही आवाज, इनको बच्चों की आवाज नहीं आएगी ना। बोल लो, वो मैंने कर दिया। देख उधर भी लिख रहा, कम आ रही आवाज। स्टार्ट करें? अभी ठीक है? आवाज आ रही पीछे? तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था किडनी रीनल सिस्टम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज कहाँ गए? छुट्टी छुट्टी में चले गए? कम दिख रहे हैं आज, कहाँ चले गए? अच्छा, पेपर भी हुआ था कल, डाउट था किसी को कुछ? कोई डाउट नहीं? यस, पीछे क्या हो गया? आज हम बात करेंगे, कुछ पूछना है? पेपर ही है मेरे पास। 72 पढ़ाई तो था, इंसाइजिंग एब्सेस, वुंड एब्सेस लिखवाया था उस दिन, आप देखोगे तो। वुंड एब्सेस का मतलब वुंड में जो एब्सेस भरा, पस भरा, उसको निकालने के लिए। इंसिजन मतलब कट करना। 62 में क्या है? इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री, पेडिग्री के बारे में पूछा है, कौन से टाइप का पेडिग्री है ये? कौन सा है? पहले मेल अफेक्टेड था, फिर फीमेल अफेक्टेड है, फिर मेल अफेक्टेड है, मतलब कौन सा ट्रांसमिशन है? क्लिस्टोस ट्रांसमिशन। और ये किसमें होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। सो राइट आंसर डी होगा। यस, डी लिखवाया या कुछ और लिखवाया? 51 में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग पेडिग्री। यहाँ पे पहले मेल अफेक्टेड है और इधर आपका एक फीमेल अफेक्टेड है। जब आप इस पेडिग्री के साथ जाएंगे तो ये तो साफ दिख रहा है, इट्स टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ पैटर्न, क्योंकि इसके अंदर फादर अफेक्टेड है और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन अनअफेक्टेड है, यानी स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, देन नेक्स्ट जनरेशन अफेक्टेड है। इधर वाली में देखोगे तो ये जो पर्सन है, ये फीमेल तो मैरिज हुई है, इससे शादी हुई है। ये अफेक्टेड फीमेल इस फैमिली का नहीं है, ये किसी अदर फैमिली से शादी करके आई है, तो वो इसका पार्ट नहीं है, इसलिए वो अनअफेक्टेड है, दूसरा सेकंड जनरेशन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इट्स ए ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। हो गया? यस। 62 तो अभी बताया ना, अभी तो बताया 62 क्रिस क्रॉस ट्रांसमिशन है ना यहाँ पे, मेल फीमेल मेल। आंसर इज एक्स लिंक रिसेसिव। ले लो। नेक्स्ट, किडनी हमने कल स्टार्ट लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, रेनल और किडनी का एनाटॉमी हमने पढ़ा था। किडनी की बात करें, कितनी लेयर्स थी किडनी के अंदर? कितने सेक्शन करने पे कितनी लेयर दिखेगी आपको? 3 लेयर्स। कौन कौन सा? आउटर मोस्ट इज रीनल फेसिया, सेकंड वन इज रीनल कॉर्टेक्स एंड देन रीनल मेडुला। 3 पार्ट हमने किए थे। जब हम किडनी की बात करते हैं, ये तो है रीनल फेसिया। इसके बाद मैं इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देता हूं। तो ये जो पार्ट है, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स, एंड इनर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। दिस इज द लेयर्स, और वी कैन से 3 पार्ट ऑफ किडनी। तो हम बात करते हैं रीनल फेसिया, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसके इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर्स थी वो सारी हम लास्ट क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। यस, लाइक योर रीनल कॉलम, रीनल पिरामिड्स, देन उसके अलावा पेपिला, देन जो भी कैलिक्स, माइनर एंड मेजर कैलिक्स, एंड लास्ट इज हाइलम, एंड देन जो भी पेल्विस था वो सारा हम बात कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है इसमें नेक्स्ट क्या है? ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई जो है, अगर हम बॉडी में बात करें टोटल कार्डियक आउटपुट की, ब्लड सप्लाई डिपेंड करेगा कार्डियक आउटपुट के ऊपर। कार्डियक आउटपुट आप सब जानते ही है। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इज approximately nearby 4900 ml per minute. This is the cardiac output in a normal adult person, and we can write nearby 5 liter. एवरेज हम कितना लिख सकते हैं? 5 लीटर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हार्ट रेट वेरीज करती है, अब थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। सो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज 5 लीटर। नाउ आउट ऑफ दिस 5 लीटर, the two specific organ in our body, or two specific system, one is nervous system and second one is renal system, this kidney, both receives the maximum part, or we can say 50% of total cardiac output will be supplied to these two organ or two system. Renal system and nervous system will receive nearly 50% of total cardiac output. जितना हो रहा है उसमें से 50% किनको सप्लाई होता है? रेनल सिस्टम के पास में, और उसके साथ में ब्रेन या नर्वस सिस्टम को। जो हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं वो कौन है हमारे पास? रेनल सिस्टम। किडनी की बात करें यहाँ पे, किडनी विल रिसीव नियर बाई अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। जितना भी कार्डियक आउटपुट है उसका 20 to 25% किसको सप्लाई होता है? किडनी को सप्लाई किया जाता है।
So the kidney will receive nearby 20 to 25% of total cardiac output. If I consider 20%, then total cardiac output is 5000 ml. Multiply with 20 percentage. So ये आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 1000 ml per minute. Out of 5 liter, 1 liter blood is supplied to the kidney or your renal system. And if we consider 25%, then it will be nearby 1 liter to 1.25 liter. टोटल अगर हम बात करें एवरेज ऐसे देखें तो 1 to 1.25 लीटर ब्लड इज सप्लाई टू द किडनी. तो हम इसको बात करेंगे यहाँ पे आज कि फर्स्ट थिंग ये ब्लड जो इसको सप्लाई हो रहा है कौन लेके आता है, वापस इसको ड्रेन कौन करता है, कहाँ से वापस जाता है, वो सारा हम बात करेंगे. और उसके बाद इसका अंदर जाने के बाद क्या होता है किडनी में, वो सारा डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करें. सो सबसे पहला पॉइंट, कितना ब्लड रिसीव होता है किडनी को? किडनी रिसीव 20. यस, क्या हुआ? नहीं लिखा? क्या लिखना है? ओके, लिखा नहीं था वो लास्ट पार्ट. क्यों नहीं लिखा था? मैंने नहीं लिखा है. वही लिखना है बस, ऊपर एंटीरियर चेंज करना है, बाकी सारा ठीक है, वही है. सिर्फ एंटीरियर में आपको क्या मिलेगा? स्प्लीन, स्प्लेनिक वेसल्स, जेजनम, पैनक्रियाज एंड स्टमक. बाकी पोस्टीरियर और सुपीरियर में सेम रहेगा. इधर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगा, उधर राइट एड्रिनल ग्लैंड था. बाकी लगभग सेम रहेगा. तो ये जल्दी लिख लो, तो थ्योरी पार्ट है, सो लिख लो जल्दी से. क्विकली लिख ले आप लोग इसको. लिख लिया? वो करें. नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो आज हम पढ़ेंगे, नेफ्रॉन पढ़ेंगे और ये ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे. एंड इट इज वेरी इंपोर्टेंट. एंड सब कुछ यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ होगा, कुछ भी थ्योरी नहीं है. आपका कोई काम नहीं होगा, सिर्फ मेरा ही काम होगा. मैं बनाऊंगा इधर और आपको सिर्फ देखना है. फिर आपको कहाँ जाके बनाना है? घर जाके. ठीक है, तो ये लिख लिया थ्योरी. इसके बाद अब कोई थ्योरी नहीं आपको लिखने के लिए. हटा दे. कितना इजी होता है, यहाँ से यहाँ आ गए हैं. इट इज वेरी इजी. बिल्कुल लगता है सबको इजी है, बस ये 2 सीढ़ियां तो चढ़नी है, 1 और 2 और यहाँ आ गए. बट ये 2 सीढ़ियों का सफर कितना लंबा होगा ये किसी को नहीं पता है. तो इसीलिए उसके पीछे वाला जो होता है वो किसी को दिखता नहीं है, सिर्फ आगे वाला ही दिखता है कितना इजी है. तो यहाँ था, अभी यहाँ आ गया. तो मेहनत लगती है रिजल्ट आने में, ऐसे ही नहीं आएगा रिजल्ट. और ये चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा. आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है. रिजल्ट में कभी अच्छे नंबर आए, कभी बुरे आए. लाइक संडे को कम आए, ट्यूसडे को बहुत ज्यादा आ गए. कितनी खुशी हो रही है? होता है. यही हुआ, ट्यूसडे को रिजल्ट अच्छा रहा, कल नंबर ज्यादा आए थे. अबव 90 कौन कौन आए? अबव 90 किसी के नहीं आए. 1 2 3 4. और भी है कोई? इधर भी है, 4 है. ओके, और कोई नहीं है? 4 ही थे उस दिन. 90 भी वो तो भी चलेगा, 90. हाँ, एक और 5. अरे मैंने बोला था गिफ्ट दूंगा मैं, इसलिए उस दिन तो एक ही था, इसलिए मैं अभी तक लाया नहीं हूँ एक के लिए. बहुत सारों के लिए लाऊंगा एक साथ. ठीक है, तो फिर कल लाएंगे. ठीक है. आज मेरा क्लास प्लान नहीं था, अगर प्लान पहले होता तो मैं जरूर लेके आता, पर प्लान में नहीं था, ये अनप्लान क्लास था. मुझे सडनली बोला गया और इसलिए प्लान नहीं कर पाया मैं. ये लिख लिया. मूव करें आगे. सो नंबर आते रहेंगे, ऊपर नीचे होता रहता है. नंबर का खेल है ये, खेल खेलते रहो. और बस ध्यान ये रखना है कि जिस टेस्ट में कम आए अगली बार उसमें उससे ज्यादा आने चाहिए. बस अगर 10 भी आए तो अगली बार 20 आने चाहिए, कम नहीं आने चाहिए, 10 से नीचे नहीं जाना है. ग्राफ मैंने बोला था परफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव में लेके नहीं ले जाना है. एक एक गाना है जो आपने सुना होगा, आई थिंक. मेरे को तो उस गाना गाता आता नहीं है, बट हाँ हाँ, ऑनलाइन अलग माहौल होता है वहाँ पे, और ये ऑफलाइन अलग माहौल होता है. सो ये गाना है कि हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, धूप छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल हो कल हो ना हो. तो बिल्कुल ये जो है, ये जो वर्डिंग्स जो है, ये वर्डिंग का मीनिंग है कि यहाँ पे कभी धूप तो कभी छाँव है, यानी कभी कम आएंगे कभी ज्यादा नंबर आएंगे आपके, और ये चलता रहेगा.
बस आपको ऐसा जीना है कि कल हो नहीं हो पता नहीं, इसलिए आज ही सब कुछ जी लेना है, और इसलिए आज ही सब कुछ पढ़ लेना है। जीने का मतलब कल पता नहीं क्या होगा, आप लोग पता नहीं आज ही सारी मस्ती कर लेते हैं। आज पढ़ने का मतलब हमारे लिए यहाँ पे। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट। सो ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी एंड किडनी विल रिसीव नियर बाई 20 to 25% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। सो कैसे होता है देखिए, और इसको हम शुरुआत करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे बेसिक क्या है ये। सो दिस इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स नॉट गुड। एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल फोर चेंबर ऑफ द हार्ट। सो यहाँ से जो ब्लड आएगा वो क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर, और ये इस तरह से सर्कुलेट होता है। यहाँ से एक वेसल्स होती है जिसकी हम बात करेंगे। दिस इज द वेसल व्हिच इज राइजिंग फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस मेजर वेसल इज नोन एज renal artery. Renal artery. So out of this 5 liter, this renal artery will receive nearby 20 to 25% of blood. यहाँ से कितना blood इसमें शिफ्ट किया जाएगा आपका 20 to 25% blood will be shunted to this renal artery. This renal artery will move forward. Okay, I should draw in the red only because it is an artery. It will be move forward and it form a vessel which is known as afferent arterioles. ये क्या है आपका afferent arterioles? Then it form the glomerulus, and after forming the glomerulus it form efferent arterioles, and when efferent arteriole is ended then it will be exit as a renal vein. This blue one is a renal vein. Here जो हम आज पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर्स में आज बनाऊंगा वो है नेफ्रॉन। यहाँ पे क्या होगा आपका नेफ्रॉन। so, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें यहाँ पे। दिस इज योर नेफ्रॉन बर्मस कप, देन पीसीटी, योर लूप ऑफ हेनली। आई विल डू मोर क्लियरली जब हम नेफ्रॉन बनाएंगे तब, अभी जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रहा हूँ इसको। एक बार आप समझ लें क्या है, देन इट विल बी मूव एज ए पीसीटी एंड collecting tubules and end here. So this is the basic things जो मैंने यहाँ पे बनाई। Here we are discussing that total cardiac output जो है 5 liter. Out of this 5 liter, how much blood is supplied to kidney? 20 to 25%. So this 20 to 25% is equal to how much amount? We are taking nearby 1000 to 1250 ml. Amount of blood is supplied here, that will be 1 liter to 1.25 liter. For the explanation purpose, I am taking 1 liter. ताकि हम कैलकुलेट इजीली कर पाए, उसके लिए मैं कितना ले रहा हूँ यहाँ पे 1 लीटर मान दें कि दिस किडनी दिस यूनिट ऑफ किडनी इज रिसीविंग 1 लीटर ब्लड। नाउ दिस 1 लीटर ब्लड विल बी मूव फॉरवर्ड। अगर आपने ब्लड पहले पढ़ा है तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा ब्लड हैज टू कंपोजिशंस, वन इज ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट व्हिच इज नोन एज ब्लड सेल्स। देयर इज टू थिंग्स, वन इज ब्लड, दिस इज द ब्लड, ऊपर मैं लिख रहा हूँ सेल्स और नीचे लिख रहा हूँ ब्लड प्लाज्मा। ये आप अंडरस्टैंड या समझ सकते हैं, लाइक जो आप चाय बनाते हैं घर पे, चाय बनाते हैं, सो जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें लिक्विड वाला पार्ट होता है, मिल्क वाला, पानी वाला जो भी पार्ट है, और उसके साथ में जो सॉलिड वाला पार्ट जो लिप होती है, टी लिप होती है, वो हम डालते हैं, दोनों को आपने मिला दिया, जो मिक्सर बना वो आपका ब्लड है। अब इसके अंदर जो टी लिप है वो है ब्लड सेल्स, एंड लिक्विड पार्ट है वो है ब्लड प्लाज्मा। सेम लाइक यहाँ भी हमारे पास ये दोनों कंपोजिशन है। व्हेन दिस 1 लीटर ब्लड रीच हियर, इट इज लाइक द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो छलनी होती है चाय को फिल्टर करने के लिए, वो छलनी है ये, दिस इज लाइक ए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। एंड जब हम टी को फिल्टर करते हैं तो क्या फिल्टर होता है, ओनली लिक्विड पार्ट, और दैट टी लिप आल्सो फिल्टर्ड, ओनली द लिक्विड पार्ट इज फिल्टर्ड, जो टी लिप होती है वो ऊपर ही रह जाती है, वो फिल्टर नहीं होता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी फिल्टर कौन होगा, ओनली प्लाज्मा फिल्टर होगा, ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होगा, बिकॉज इट इज लाइक इट्स लार्ज मॉलिक्यूल एंड इट कैन नॉट फिल्टर थ्रू दिस पोरेंस, जो यहाँ की साइज है नैरो पोरेंस होते हैं, उससे फिल्टर नहीं होगा। जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो ब्लड सेल्स इज अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ ब्लड सेल कितनी होती है, नियर बाई 40% ऑफ टोटल ब्लड इज ब्लड सेल्स, एंड नियर बाई 60% इज योर ब्लड प्लाज्मा। तो हमने बात किया कि किडनी के पास ब्लड कितना आ रहा है 1 लीटर, 1 लीटर ब्लड आ रहा है टोटल, 1 लीटर में 40% क्या है ब्लड सेल्स है, एंड 60% इज प्लाज्मा। नाउ इफ यू कैलकुलेट 1 लीटर का 40% कितना होगा, इट विल इक्वल टू 400 ml, and this will be equal to 600 ml. Now if I will ask someone, किसको पूछे यहाँ पे फिल्टर होने के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, अवेलेबल अमाउंट हियर फॉर फिल्ट्रेशन। सो फिल्टर कौन होगा, प्लाज्मा, सेल्स फिल्टर नहीं होंगे, प्लाज्मा का अमाउंट कितना है 600 ml, इट मींस हियर द अमाउंट व्हिच इज अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन इज नियर बाई 600 ml ओनली। दिस 400 ml विल बी ट्रांसफर्ड हियर, ये 400 ml आगे भेज दिया जाएगा क्योंकि ये फिल्टर यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 1000 ml हो गया, 400 ml इधर आ गया, 600 यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए अवेलेबल। नाउ इन द नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस टोटल अमाउंट व्हाट एवर अमाउंट रीच हियर, जो भी 60% अमाउंट यहाँ पे रीच होगा, आउट ऑफ दिस 600 ml द एबिलिटी ऑफ दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, लाइक अगर आपने इतना बड़ा सा वो
जो भी आपका कप बर्तन है उसको भर के चाय बनाया और इतने से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगा के उससे फिल्टर कर रहे हैं, तो क्या वो सारा उससे फिल्टर हो सकता है? सारा गिर जाएगा आधा, तो उसकी जो एबिलिटी है उतना ही फिल्टर कर पाएगी, उससे ज्यादा होगा तो गिरेगा। उसके लिए बड़ा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन चाहिए आपको इतना सा। सो द एबिलिटी ऑफ दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज इट कैन फिल्टर व्हाटएवर अमाउंट रीच हियर, उसमें से सिर्फ ये कितना फिल्टर करती है? 20%। जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा उसमें से कितना अमाउंट ये फिल्टर करेगी? आंसर शुड बी इट इज फिल्टर ओनली द 20% ऑफ टोटल ब्लड प्लाज्मा जो यहाँ पे रीच होगा। सो 600 का 20%, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 120 ml. So this amount will be filtered every minute at this part, and this 120 ml per minute is known as glomerular filtration rate of your kidney. So आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा बचपन में या जहां भी कि किडनी का जीएफआर कितना होता है 125 अगर आप इसको लेंगे इसके बीच में तो 125 आ जाएगा। सो नियर बाय हमने एवरेज लिया 1000, उसका जीएफआर कितना आएगा? 120 ml per minute. नाउ वन मोर क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से, कितना फिल्टर हो गया? 120 ml। 1 लीटर आया था किडनी के पास, उसमें से 120 ml जो है यहाँ पे क्या हुआ? फिल्टर्ड हो गया। नाउ कौन कौन है जो नए बैच से हैं? ऐसे हाथ खड़े करो सब। हाँ, मैं उन्हीं से पूछूंगा। आप वेरी गुड, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, डरो नहीं। आउट ऑफ दिस 120 ml which is filtered here, how much amount present here? यहाँ से कितना अमाउंट बाहर, कोई बोलेगा नहीं। जो 120 ml वहां पे फिल्टर्ड हुआ है उसमें से यहाँ पे कितना बाहर आएगा? अरे पीछे देखो आपके हैं। यस, कितना? कोई जो आपको लगता है पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, नहीं पता इधर कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? कितना हो सकता है लगभग एवरेज है? नहीं? ओके, कोई नहीं, बैठ जाओ। हाँ बताओ, नहीं आए हो अभी? नहीं आए, पूरा नहीं हो? कोई नहीं, तो ही बता दो। 30 ml। ओके, अकॉर्डिंग टू हर, आउट ऑफ दिस 120 ml हाउ मच अमाउंट विल बी रीच हियर? 30 ml पर मिनट। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? यस, इधर से बताओ भाई। मैं पहचानने में बहुत बुरा हूँ, मुझे पता नहीं चलता कौन अभी आया और कौन पहले आया था। सब अभी नहीं लगते हैं। हाँ बताओ, आप बताओ। हाउ मच अमाउंट विल बी रीच हियर? है, वी हैव 120 ml हियर। हमारे पास इधर 120 ml है, उसमें से यहाँ बाहर कितना निकलेगा? दिस इज द, ओके मैं लिख देता हूँ। ये पार्ट कहाँ एंड होगा? रीनल पेपिला। यहाँ पे क्या होगा? पेपिला वाला पार्ट, याद है? ये पेपिला पे जाके अटैच होगा। यहाँ पे कितना जो भी अमाउंट आएगा वो कितना बाहर आएगा? नो आइडिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू हर, इफ वी कंसीडर 30 ml पर मिनट, मैंने बोला था whatever amount which is excreted out from here through the papilla that is considered as urine। यहाँ से जो भी बाहर आएगा वो क्या होगा? यूरिन होगा, उसमें से कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इफ person is having 30 ml per minute urine output, just imagine 30 ml multiply by 60, 1 hour में 60 मिनट होते, it will be equal to 1800 ml per hour, and if you multiply it with per day, then it will be equal to 0 कितना होगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए तो करना, नहीं होगा आपसे। 2 7 36 743 नियर बाई 43200 ml per day, it will be equal to 43 liter. A person is, if a person is having 30 ml per minute output from the renal papilla, then your urine output in a day is equal to 43 liter. And if person is passing 43 liter urine in a day, I think he will no more, he or she will no more. So it is totally no, कोई इश्यू नहीं है। ये सब हम बता देते क्योंकि ये सही नहीं है, ये आपका क्या है, गलत है। सो चलो कितना होगा देखें। नाउ हियर दिस इज 120 ml per minute जो यहाँ पे फिल्टर हुआ। अगेन फॉर कैलकुलेटिंग पर्पस आई एम टेकिंग 100 ml per minute। मैं कैलकुलेशन के लिए कितना ले रहा हूँ यहाँ पे? 100 ml per minute। So suppose a person is passing 100 ml per minute as a GFR. Out of this 100 ml, when this fluid, filtrate fluid, move downside at this PCT part, proximal colonnade tubule, out of this 100 ml, nearby 65% will be reabsorbed here. So total is 100 ml. Out of 65 will be reabsorbed in which part? PCT, proximal colonnade tubule. Now what amount will be remain here? 35 ml. Out of this 35 ml, when it move forward and it reach at this part, at the loop of Henle and DCT part, here we will discuss later on about a specific type of system which is known as sodium potassium 2 chloride channel, and this part will reabsorb nearby 25% of this filtrate. So what amount is here? 35। 35 में से कितना गया? 25। पीछे कितना बचा? 10 ml। So यहाँ पे कितना पहुंचेगा? 10 ml। Out of this 10 ml, here we have specialized cell, principal cell and other type of sodium chloride transporter that will reabsorb more amount. So जो 10 ml यहाँ पहुंचा, out of this 10 ml, nearby 6 to 8% will be reabsorbed at the principal cell, P cell और sodium chloride transporter या channel. So यहाँ पे कितना हो गया? 6 to 8। So यहाँ कितना बचा नीचे पीछे? Nearby 2 to 4%।
यानी 2 to 4 ml आपका अमाउंट बचा लास्ट में. नाउ आउट ऑफ दिस 2 to 4% or 2 to 4 ml, the epithelial cell of this part at the end part, these are the specialized cell for ADH. यहाँ पे कनेक्ट करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. एडीएच जो आप पढ़ते हैं वो कहाँ पे वर्क करता है? द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कलेक्टिंग ट्यूबल्स, जो एपिथेलियल सेल्स कलेक्टिंग ट्यूबल पे, उन पे जाके एक्ट करता है. दिस एडीएच विल फर्दर रीअब्सॉर्ब द वाटर. ये एडीएच वर्क करता है आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम पे. इफ योर बॉडी इज हैविंग हाइपरवोलेमिया, then ADH will not absorb the water, and if your body is having hypovolemia, then ADH will reabsorb the water. The capacity of this ADH is to reabsorb nearby 1 to 3% of water, but it is conditional. It is not constant. ये conditional होता है. बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो absorb करेगा, नहीं है तो absorb नहीं करेगा. कैपेसिटी कितनी है? 1 to 3% ये reabsorb करा सकता है. If 1 to 3% is reabsorbed, then how much amount is remain here? 1%. So this is the amount which remain here. Out of 100 ml or 120 ml, 1% will be excreted as the urine, not 30 ml or not any other. कितना होता है? 1% only. Like अगर 120 ml था तो यहाँ पे यूरिन कितना बनेगा? 1.2 ml per minute. Clear? So this is whole theory about this blood supply and filtration जो हमने बात किया सर आपके लिए. Clear? आया कुछ समझ में? क्लियर है? घर पे जाना है और अपने हाथों से क्या करना है ऐसे समझना है. इसमें कुछ भी रटने का नहीं है. क्या समझना है कि रिनल की ब्लड सप्लाई, किडनी की ब्लड सप्लाई कितनी है. सो आंसर कि भाई टोटल कार्डियक आउटपुट पता होगा तभी हम इसको आगे फर्दर कर पाएंगे. तो टोटल कार्डियक आउटपुट कितना है उसको भी रटना नहीं है. जितनी हार्ट रेट है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा. हेडेड का 5 लीटर होता है, उसका 20 से 25% किसके पास जाता है? किडनी के पास. उसको निकाल लो. उसमें से फिल्टर कौन होगा? सिर्फ प्लाज्मा. प्लाज्मा हमें पता है ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है, वो हमने लिख दिया. जो प्लाज्मा होगा उसका 20% किस में कन्वर्ट होगा? जीएफआर में. सो वो निकाल लिया और उसके बाद मैंने पूरा एब्जॉर्प्शन लिख दिया. अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट पे होता है, तो दिख रहा है साफ ही, प्रॉक्सिमल कॉलेक्टिव ट्यूबल पीसीटी के वाले पार्ट पे होता है. आगे मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, उसमें और डिटेल में ये पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे री एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे री जो आप वापस सिक्रेशन करते हैं वो कैसे होता है, सारा हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. ये क्लियर हो गया? नाउ हटा दे. सो थ्योरी पार्ट बहुत कम होगा और सिर्फ ऐसी पिक्चर बनेगी अब सारी. मैं थ्योरी नहीं लिखाता हूँ, सिर्फ फोटो ही बनेगी और वही आपको पढ़नी है और वही आपको समझनी है. याद तो करना ही नहीं कुछ उसमें. यस. बनाए. अगला नेक्स्ट लेक्चर है नेफ्रॉन. इससे पहले ब्लड सप्लाई है. कौन सी वेसल्स होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है और कौन सी वेसल्स जो वापस ड्रेन करती है, वो हम लिख लेते हैं एक बार. ये हो गया? अरे बना लिया. चलो नेक्स्ट आगे. वो करें. नेक्स्ट वो करें. नेक्स्ट वेसल्स जो है वो कौन कौन सी वेसल्स है जो ब्लड को किडनी के अंदर लेके जाती है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे. यस. हाँ. क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है. पहले वाला बना लिया था. नेक्स्ट. नेक्स्ट मूव करें. ब्लड सप्लाई और किडनी के अंदर दो वेसल्स आपको याद रखनी है. वन इज रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंड देयर ब्रांचेस. तो कैसे वो ब्लड सप्लाई करती है वो हम बात करते हैं यहाँ पे. Oh, this should not be in blue color. So this is the kidney जो हम बात करते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. Now, किडनी के अंदर जो ब्लड लेके आती है, नॉट ओनली इन किडनी, इन एवरी ऑर्गन, दैट इज आर्टरी. वो आर्टरी होती है. सो यहाँ पे आर्टरी ब्लड लेके आएगी. आर्टरी की बात करें, दिस इज द आर्टरी जो यहाँ से ब्लड लेके आएगी एंड आर्टरी शुड बी इन द रेड कलर. सो दिस इज एन वेसल व्हिच इज नोन एज renal artery. Now when renal artery enter into the kidney, entering point किसके थ्रू एंटर करती है अंदर? renal hilum. Very good. Inside the kidney, जब हम किडनी के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ आपने देखा होगा वेरियस स्ट्रक्चर्स हमने बनाई थी. These are the so these are the renal. याद है? पिरामिड्स.
Now this vessel will enter into the kidney and this would be in red color. After entering into the kidney, it will divide in multiple segments. Multiple segments. Like this is the one segment which is going this side. This is another segment going into this. This is another segment going into this. This is another. So nearby 5 to 6 segment will be there, and they will enter into the different segments. जो हमने renal ये V shape structures क्या है आपकी renal pyramids. So इन pyramids के अंदर enter करेगी और ये structures क्या है आपके renal segment of the renal artery. And ये renal artery के segment होते हैं इसलिए इनका नाम क्या रखा segmental artery. इनका नाम क्या है segmental artery. पहला पॉइंट क्लियर. बाहर से जो लेके आ रही है उसका नाम क्या है मेजर वेसल्स renal artery. जैसे ही वो अंदर एंटर करेगी किडनी के अंदर जो वेरियस पिरामिड्स हैं, हमने बोला कितने पिरामिड्स बताए थे मैंने, पिरामिड्स नंबर ऑफ पिरामिड्स 6 to 8. सो इन पिरामिड्स के अंदर मैंने बोला था बीच में जो रिनल कॉलम होता है उनके थ्रू वेसल्स इन एंड आउट होती है. सो ये वेसल्स जो यहाँ से अलग अलग सेगमेंट के लिए डिवाइड हो रही है इनका नाम क्या है सेगमेंटल आर्टरी. और ये भी लगभग 6 to 8 आपको मिलेगी. जितने पिरामिड्स होंगे उतने सेगमेंट आपको मिलेंगे. आफ्टर डिवाइडिंग इनटू वेरियस सेगमेंट नाउ दिस रिनल वेसल विल बी मूव थ्रू दिस. अब मैं इसमें एक लाइन ही बना रहा हूं ताकि ज्यादा डिफिकल्ट ना हो हमारे लिए. सो ये इस तरह से यहाँ पे आगे की तरफ मूव करेगी, हर एक रिनल कॉलम के थ्रू आगे जाएगी. समझ रहे? फ्रॉम एंटरिंग ये जो इसका पेपिला वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक जो इसके रिनल कॉलम में प्रेजेंट है पार्ट अंदर गया, जो भी रिनल कॉलम के अंदर गया इसको हम बोलते हैं इंटर लोबार आर्टरी. दिस इज नोन एज इंटर लोबार आर्टरी. इंटर लोबार आर्टरी. आफ्टर रीचिंग हियर at the junction of cortex and medulla, junction of cortex and medulla, this artery will form a arc. arc जानते हो ऐसे ऊपर होता है ना, उसको बोलते हैं arc. आर्च बनाता है ऊपर ऐसे आर्च. सो दिस इज आर्च जो किससे बना है इस वेसल से. इंटरलोबर आर्टरी ऊपर जाके क्या बना रही है, ऐसे आर्च बना रही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मिंग आर्च टी लाइक स्ट्रक्चर इट इज नोन एज आर्क्यूएट आर्टरी. नेम ऑफ दिस वेसल इज आर्क्यूएट आर्टरी. दिस इज एन दिस शुड नॉट बी, इधर नहीं लिखेंगे उधर लिखेंगे ताकि मुझे और बनाना है इसमें भी. सो इसको मैं इस साइड लिख देता हूं. ओह सारा डिलीट हो गया. नेक्स्ट this is the arc and this arc is known as arcuate artery. Yeah, the clear. Next, now this arcuate artery will have multiple branches from this arc. इस arcuate artery से क्या निकलेगी multiple branches. These are the multiple branches and these multiple branches which is arising from this arcuate vessel arcuate artery, these are known as interlobular artery. lobular एक था lobar और ये क्या है lobular artery. Sometimes it is present in cortex part of the kidney. That's why it is also known as cortical radiata. कभी-कभी ऐसा बोलते हैं cortical radiata या cortical artery भी बोलते हैं. आप याद क्या रखें internal lobar artery, lobular artery. Now this internal lobular artery will reach. Now यहाँ पे मैं draw करता हूँ एक nephron. ये है आपका एक nephron. Okay, I will draw a nephron here. This is the nephron. Clear? Papilla पे open हो जाएगा. So this interlobular artery will be continue as the afferent arteriole and then efferent arteriole. So interlobular artery क्या बनाएगी? Afferent and efferent arterioles. These afferent and efferent arterioles यहाँ तक पहुंचने के बाद now this will be ended. ये यहाँ पहुंचेगी और आगे जो है नीचे जाएगी. These are again interlobular vein. अब ये क्या बन गई? Interlobular vein. Then here we have an again arc. This is known as arcuate vein. Through this renal column one vessel is going. This is known as inter, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था interlobar artery, ये क्या हो गया interlobar vein. And then it will be reach here. इसके different segment हो गए. So इसको हम बोलेंगे segmental vein. And ये segmental vein आगे जाके बड़ी major vessels बनाएगी. इसको हम क्या बोलेंगे renal vein. So this is the whole थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं, जहां से ब्लड आता है और ब्लड वापस जाता है. सबसे पहले कौन लेके आएगा? renal artery. So renal artery के बाद में it will divide in multiple segments. That's why it is known as segmental artery. After dividing in segments, it will move through the renal column. And वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे कॉलम में? Interlobar artery. Then it will form an arc. आर्क बनाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे arcuate artery. Through the arcuate artery we have interlobular artery या cortical artery, cortical radiata. And then next one is afferent and efferent arterioles. And फिर क्या हो जाएगा आपका लास्ट में आगे वेन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर है सारा? चले आगे हटा दे. हो गए कंप्लीट और बना लिया.
अरे मेरा कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है, आपको अपना ही बनाना है। यस, हाँ तो क्या वेन, वो मैं आगे आगे पूरा पढ़ाऊंगा अभी जब हम किडनी की बात करेंगे। किडनी इज ओनली द स्ट्रक्चर। नॉर्मल बॉडी पार्ट में देखेंगे तो एक साइड क्या होता है, वेन होता है, एक तरफ क्या होता है, आर्टरी होता है, बीच में कनेक्शन होता है। बट इन और किडनी देयर इज अ डिफरेंस जो स्पेसिफिक होता है कि इन किडनी में वेन और आर्टरी के जॉइंट के बीच में दोनों तरफ आर्टरी होता है। एफरेंट आर्टीरियोल्स, इफरेंट आर्टीरियोल्स, दोनों तरफ देखा आपने? वेन होता है, वेन नहीं होता है, दोनों तरफ आर्टरी होता है। सो उसको मैं अभी नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा, वहां पे वो डिटेल में क्लियर हो जाएगा। और नेफ्रॉन में मूव करें। अरे आप लोग जो है उधर मैं बनाता हूँ वैसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ऐसे लाइनें वैक्यूम खींचनी है। आप कैसे समझते हो वैसे बनाना है, ये मैं कैसे समझता हूँ वैसे बनाता हूँ। मैं अगली बार बनाऊंगा तो वैसा नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा। सो आपको अपना बनाना है ना। लाइक सबसे पहले क्या है यहाँ पे, रीनल आर्टरी, then renal artery will be divided into segmental artery, then it will go further into the interlobar artery. It is artery, ये सारे भी artery लिख रहा हूं मैं। then interlobar will be further into the arcuate artery, then arcuate artery will be further move into the interlobular or cortical radiata या cortical artery, then it will be into the efferent arterioles. now ये जो पॉइंट जो इन्होंने भी पूछा और अभी मैं आगे नेफ्रॉन में भी बताऊंगा, इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जब भी आप देखेंगे जो आर्टरी आ रही है जो ब्लड लेके आएगी, द वेसल्स व्हिच कैरीज ब्लड टुवर्ड द ऑर्गन दैट इज एन आर्टरी, एंड देन बीच में आपका कैपिलरीज होगा, एंड देन उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, वेन। यही होता है बॉडी में, एक तरफ से ये जैसे आर्टरी है, मैं ब्लू में बना रहा हूं लेकिन ये आर्टरी है, बीच में क्या होगा, कैपिलरीज होगी, फाइनेस्ट वेसल्स, एंड देन उसके बाद क्या स्टार्ट होता है इधर, वेन। ये पार्ट आर्टीरियोल्स, ये पार्ट वेन्यूल्स, ऐसा ही होता है बॉडी में। बट इन आवर किडनी दिस इज अ बिग डिफरेंस। किडनी के अंदर ये डिफरेंस होता है कि किडनी के अंदर इधर भी आर्टरी है और इधर भी क्या होता है, आर्टरी होता है, एंड देन दिस आर्टरी विल कंटिन्यू एज अ वेन। और ये क्यों होता है उसका रीजन हम अभी पढ़ेंगे नेफ्रॉन के अंदर। व्हाई वी हैव आर्टरी इन बोथ एंडेड, इन आर्टीरियल एंड इन वेनस एंड बोथ साइड वी हैव आर्टरी। एफरेंट आर्टीरियोल्स, इफरेंट आर्टीरियोल्स, नॉर्मली होना चाहिए एफरेंट आर्टीरियोल्स, इफरेंट वेन्यूल्स, बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही साइड आर्टीरियोल्स है। उसका पर्पस है स्पेसिफिक, वो मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा आपको। तो ये हो गया, ये इस तरह से चलेगा, ये नीचे आएगा, देन उसके बाद उल्टा इधर से इफरेंट आर्टीरियोल्स, देन ये सारा सीक्वेंस जो मैंने इधर लिखा हुआ है यहाँ से आप लिख सकते हैं। सो ब्लड जो है वो इस तरह से मूव करेगा, renal artery, then segmental artery, interlobar artery, arcuate artery, interlobular artery, arterioles, and then it will be its arteriole is afferent arteriole, and ये कौन सा है, efferent arteriole। तो ये फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा और फिर arterioles के बाद आपका interlobar vein, then उसके बाद arcuate vein, then interlobar vein, segmental vein, and then renal vein। तो ये पूरा आपका क्या है, this is an arterial supply and this is venous not supply। venous supply नहीं होता है, venous drain होता है, venous drainage। बस यही क्वेश्चन होते हैं जो आप गलत कर देते हैं। क्वेश्चन आज जो आप अभी बात कर रहे थे बार बार, फिर मेरे को पूछना पड़ा क्या हो गया फैलोपियन ट्यूब क्या हो गई। तो ये यही होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन लिख देते हैं विनस सप्लाई कौन करता है, तो विनस सप्लाई कोई नहीं करता है, विनस को सिर्फ कौन करता है, ड्रेन करता है। तो इसलिए क्वेश्चन में गलत हो जाता है। तो इसलिए पढ़ना है कि मेल में फैलोपियन ट्यूब नहीं होती है, लेंथ लिख दी, क्या पता किसी में होगी तो लिख देते हैं हम तो। सो ये हो गया क्लियर, हटा दे। नेक्स्ट we have a very beautiful structure which is known as nephron. In concern of nephron, you people are millionaires। अगर आप नेफ्रॉन के कंसर्न की बात करें तो आप क्या है, मिलियनियर्स है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपके पास होते हैं। इन आवर बॉडी ईच किडनी हैविंग नियर बाय 1 to 1.2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, और अगर टोटल की बात करें तो नियर बाय 2.5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी बात हम करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक हो गया। बिफोर मूविंग ऑन दिस नेफ्रॉन, आई थिंक वी हैव वन मोर चैप्टर जिसको बोलेंगे हम फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शंस तो पता हो गए सबको, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक। अरे जारा के क्वेश्चंस थे पर हमने देखे ही नहीं, हमने अभी देखा है। इन्होंने क्वेश्चंस पूछा था 57, 59 एंड 62, आई थिंक वो तो मैंने बता दिए थे ऑलरेडी। ये हो गया। अरे यस और नो तो बोलो रे। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ किडनी बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? पहले हमने लिखे थे फंक्शंस ऑफ रीनल सिस्टम, नाउ वी हैव द फंक्शन ऑफ किडनी। ओनली किडनी क्या क्या वर्क करती है। सो अगर हम किडनी के फंक्शंस की बात करें, किडनी के फंक्शंस को यहाँ पे मैंने 4 पार्ट में समराइज किया है। वी विल स्टार्ट विद वन बाय वन। द फर्स्ट फंक्शन इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है किडनी का, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक किडनी ने दिया, एक आपके लीवर ने, इसलिए हम इसको लिखते हैं डाई हाइड्रोक्सी। डाई का मतलब होता है दो, डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल।
एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी यही है आपका जिसको हम बोलते हैं एक्टिव विटामिन डी. तो यहाँ पे किडनी ने इसको एक्टिवेट करने में अपना रोल प्ले किया. यस और नो? सो दिस इज द एक्टिवेशन प्रोसेस जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे. क्लियर हो गया? अब याद रहेगा? बस ऊपर स्किन और सनलाइट और कुछ नहीं है. सो दीज आर द 4 फंक्शन ऑफ आवर किडनी जिनको हमने समराइज किया यहाँ पे. मूव करें. एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी याद हो गया? With the help of sunlight, skin will release which substance? Cholecalciferol. This will move into the liver. Liver will hydrolyze it and aid hydroxy group, which is 25 hydroxy cholecalciferol. Now kidney will again hydrolyze and aid one more hydroxy group. This is one hydroxy group. So kidney, this substance will have 1 hydroxy and 25 hydroxy. So 125 dihydroxy cholecalciferol. ये हो गया? मूव करें. ऊपर ऊपर क्या है? अरे ये तो हो गई खत्म. और ऊपर करना है तो सारे लिखने हैं यहां से. फिर इतनी देर से क्या कर रहे थे आप लोग? हैं? समझ रहे थे? वेरी गुड. So these are the 4 function of kidney: excretory function, regulatory function, metabolic function and endocrine function. With the help of these 4 function, kidney जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल हमने देखे यहाँ पे सारे प्ले करती है. वन बाय वन क्विकली लिखे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है, कैसे होता है, उसको हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, डिस्कस करते हैं. लिख लिया? मूव करें ऊपर. अरे हो गया. मूव करें ऊपर. The next second function is regulatory function. Second function is regulatory, regulation of fluid, regulation of electrolytes, acid base and BP regulation. हो गया? Next one is endocrine function, production of various hormone, specifically renin and erythropoietin. Renin is produced by Purkinje cell. Erythropoietin is produced by endothelial cells of peritubular capillaries. And the next one is the metabolic function जो हमने अभी पढ़ा था. लिख लिया है तो आप लोगों ने? ये तो लिख लिया? हटा दे. लिख लिया? मूव करें. नेक्स्ट नेफ्रॉन. I already mentioned in the starting, nephron is a very important structure of our kidney, and in concern of nephron, you are billionaires. So nephron is the structural and functional unit of our kidney, and the number of nephron is approximately 1 to 1.2 millions of nephron. बस इसके अंदर ये 2 लाइन लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है. अब नेफ्रॉन क्या होता है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, वो आपको अभी बनानी है, ड्रॉ करनी है. तो सबको आता है नेफ्रॉन? मूव करें आगे. नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन. अरे बना लोगे घर पे? चलिए ड्रॉ करते हैं. अ ब्यूटीफुल नेफ्रॉन फ्रॉम किडनी. और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, देखिए क्या क्या पार्ट और क्या इसके फंक्शन है. अरे वापस आ जाएगा, मैं लिखवा दूंगा, कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ थ्योरी लिखने में लगे पड़े हैं. Nephron is the structural and functional unit of our kidney, and we have nearby 1 to 1.2 million nephron each kidney है ना. ये दो में कितना होता है? 2 to 2.5 million. ये एक किडनी का नेफ्रॉन है. द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये देखो ऐसा होता है. बना लोगे इसको? मैंने पहले बताया था आप लोगों को, जो भी यहाँ पिक्चर होता है वो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते. वी विल ड्रॉ आवर ओवन. चलिए
First we start with this is an afferent arterioles. This will be continue and it will form a specific bunch of capillaries which is known as glomerulus. So here we have the bunch of capillaries. Here we have the multiple. आप लोगों को बनाना नहीं है, पहले समझना है. देखो पहले क्या है यहाँ पे. It's a bunch of capillaries. The first important point here, that is in other body part where we have a bunch of capillaries. In one side we have artery and in other side we have vein. But in our kidney, this is very important point जो differences में आपको समझना है. इधर भी क्या है artery और इधर भी क्या है artery. उसका reason because artery is having high pressure. With the high pressure blood will be moved to this side. And again when here अगर आप vein होता तो ये high pressure सीधा vein के through होके वापस move कर जाता. But इधर भी artery है तो इसमें भी क्या होगा, high pressure होगा, और high pressure होने से ये part क्या आएगा, narrow. vein का part wide होता है, आपकी artery क्या होती है, narrow. So blood यहाँ से high pressure से आएगा लेकिन high pressure से move नहीं कर पाएगा क्योंकि already आगे भी क्या है, high pressure है, और उसकी वजह से सारा pressure कहाँ पे होगा, ग्लोमेरुलस के ऊपर, और उसकी वजह से ब्लड क्या करेगा यहाँ पे, फिल्टर्ड होगा. सो अगर आपसे पूछे कि हमारी किडनी के अंदर दोनों तरफ आर्टेरियल क्यों होते हैं, एक तरफ वेन्यूल क्यों नहीं होते हैं, तो उसका रीजन क्या है, टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए अगर एक तरफ वेन होगा तो ब्लड आएगा और सीधा वेन से चला जाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम होगा. सो फिल्ट्रेशन को बेटर करने के लिए दोनों तरफ क्या रखे गए हैं, आर्टेरियल्स. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, जब हम इस पार्ट की बात करें, ये बंच जो मैंने बनाया यहाँ पे, इस बंच को अगर हम समझे यहाँ पे, सो यहाँ पे मल्टीपल वेसल्स इस तरह से आएगी, ये मल्टीपल वेसल्स है, 1 2 3 ऐसे वेसल्स होती है, और ये सब क्या बनाती है, बंच बनाती है. Like this is the one part of इस bunch. ये एक वेसल है इसका, ये जो बंच है इसमें से एक वेसल है. अराउंड दिस बंच ऑफ कैपिलरीज जो है, ये जो एक वेसल है, इसके अराउंड एक स्पेशल सेल जो होती है वो इस तरह से प्रेजेंट रहती है. ये कैपिलरी है, ये यहाँ की कैपिलरी है जो मैं उठाई यहाँ से, और इसके अराउंड अगर हम देखें तो इसके अराउंड क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, विच प्रेजेंट हियर. इसके चारों तरफ इस तरह से लिपटी हुई रहती है सेल. नेम ऑफ दैट सेल जो मैं ड्रॉ करता हूँ, लाइक इस पिक्चर में अगर हम बनाए, सो इसके अराउंड यहाँ पे इस तरह से क्या रहेगी, एक स्पेशल सेल प्रेजेंट रहेगी चारों तरफ इस. सो इसको हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं इधर. अब यहाँ पे वैसे बनाना पॉसिबल नहीं है, बंच ऑफ कैपिलरीज है, तो मैं कहीं कहीं पे ग्रीन ग्रीन आप समझ जाएंगे कि ग्रीन क्या इनके अराउंड प्रेजेंट है. समझ गए, अरे समझ रहे. सो ये इस तरह से जहां जहां मैंने ग्रीन बनाया, मतलब वो क्या है, अदर टाइप की सेल जो किसके अराउंड प्रेजेंट है, इन कैपिलरीज के अराउंड प्रेजेंट है. दिस इज द ग्रीन कलर सेल्स. दिस green color cell जो मैं यहाँ ड्रॉ किया, इट इज प्रेजेंट अराउंड दिस कैपिलरीज, एंड दिस ग्रीन कलर सेल इज नोन एज mesangial cell. नेम ऑफ द सेल्स इज mesangial cell. जब हम इस mesangial cell की बात करें तो mesangial cell is having two specific properties और two specific function. जो मैंने यहां बनाई थी, ये ग्रीन क्या है आपकी, mesangial cell. The first point is mesangial cell is a phagocytic cell of renal system और kidney. phagocytic cell यानी यहाँ पे जो भी ब्लड आएगा उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है तो ये mesangial cell उसको क्या कर देगी, इमीडिएटली किल कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी. सो इट इज अ phagocytic cell of kidney. याद हो गया पहला. Second function, this mesangial cell is having a special function which is known as contractile function. Contractile function. Contractile function का मतलब है, जैसे ये वेसल्स है और इसके अराउंड mesangial cell प्रेजेंट है, ये तो ये mesangial cell अपने आप को क्या करेगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी. उससे क्या होगा, वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड. जब ये इसको कंप्रेस करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसके अंदर जो ब्लड है वो स्क्वीज आउट होकर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा थ्रू द पोरेंस. एंड जब ब्लड यहाँ से, ये जो वेसल्स है यहाँ पे, ये वेसल्स इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ से क्या आएगा, ब्लड बाहर आएगा, और उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा. सो इट विल इंप्रूव द फिल्ट्रेशन. दिस इज द मैकेनिज्म नंबर 2. फिल्ट्रेशन कैसे होता है, उसका सेकंड मैकेनिज्म. पहला क्या था, प्रेजेंस ऑफ आर्टेरियोल्स ऑन बोथ एंड will generate a high pressure at glomerulus. Second thing, the presence of mesangial cell will contract the vessels or arterioles or this capillaries and increase or promote the filtration. दो याद हो गए. Yes. चलिए आगे मूव करें, देखें आगे क्या है इसमें. और तो यहाँ तक हो गया efferent arteriole, efferent arterioles. यहाँ पे हम ये क्या है, glomerulus. Now we will draw here. This is the okay. एक और पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे. So here we have the special. This is the membrane. यहाँ पे ये जो membrane है, this is the membrane of blood vessels. ये blood vessels की membrane है. ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स हैविंग 3 टाइप्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स. ब्लड वेसल्स की बात करें तो कितने टाइप की होती है, वेसल्स होती है वो 3 टाइप की होती है. Now the first type is which is known as continuous vessels या capillaries. Continuous capillaries. Second one is fenestrated capillaries, and third one is sinusoidal capillaries. Continuous का मतलब जो इनके ये सेल है, इनके बीच में जो गैप होता है
उसमें क्या होता है, इससे से गैप को फिल करने के लिए स्पेशल टाइप के टाइट जंक्शन प्रोटीन होते हैं, क्लाउडिन ऑक्लूडिन टाइट जंक्शन प्रोटीन होते हैं, इसलिए क्या होती है, कंटीन्यूअस कैपिलरीज होती है, इनमें कोई छेद नहीं होता है, ओपनिंग नहीं होती है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज का मतलब दो सेल के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, इनको हम क्या बोलते हैं, ये होती है सारी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, मोस्ट ऑफ द बॉडी की जो भी वेसल्स है उनमें होती है कंटीन्यूअस कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जहां पे फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है वहां पे कौन सी होती है, फेनेस्ट्रेटेड, लाइक इन किडनी जहां पे आपको फिल्टर करना है। सो किडनी में कौन सी वेसल्स है, फेनेस्ट्रेटेड। साइनोसोइडल का मतलब जो बहुत बड़े बड़े गैप के साथ होती है, ये होती है लीवर के अंदर। सो दिस इज इन द लीवर, ओनली लीवर में होती है आपकी साइनोसोइडल, फेनेस्ट्रेटेड आपकी किडनी में, और ये बाकी सारी बॉडी के पार्ट। यहाँ पे भी कौन सी कैपिलरीज है, these are the fenestrated capillaries and these are the cells of this endothelial cells of this capillaries। so यहाँ पे इस कैपिलरीज के अंदर ये स्पेशल टाइप की क्या है, सेल्स है, और ये सेल्स किसकी है, कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स है, और ये कौन से टाइप की सेल्स है, फेनेस्ट्रेटेड। मैं ये मेम्ब्रेन भी बना रहा हूँ कि कैसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनेगी वो बना रहा हूँ। द नेक्स्ट वन इज हियर वी हैव अ स्पेशल मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गन, दिस इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, बेसमेंट, सिर्फ इसका काम होता है बेसमेंट बनाना, और कोई काम नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट नहीं करती है, कुछ नहीं करती, इसका काम सिर्फ प्रेजेंस होता है और कोई रोल नहीं इसका। नाउ द थर्ड, हियर वी हैव द बोमन्स कप और कैप्सूल। अगर मेरी कॉपी करने की कोशिश करी तो देखो फिर कुछ पता नहीं क्या बनेगा। सो इसलिए थोड़ा सा अपनी सब्र बनाए रखें और थोड़ा वेट करें, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मैं बिल्कुल ऐसे छोटा कर दूंगा तो आपको दिखेगा बाद में, पर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है। एट दिस एरिया हियर वी हैव अगेन वन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो इस मेम्ब्रेन को बनाती है। किसकी मेम्ब्रेन, ये बोमन्स कप या कैप्सूल। ये जो मैं ब्लैक कलर में मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ सेल्स बना रहा हूँ इस बोमन्स कप की, these are the cells which is known as this is known as, oh this should not be this side, this should be in this side, these cells are known as podocyte। so अगर आपसे पूछे कि filtration membrane in our kidney formed by three जो membrane है वो कौन कौन सी होती है, आंसर should be one is the endothelial cells of fenestrated capillaries, basement membrane, and third one is podocytes of Bowman's capsule or cup। yes, ये है आपकी, this is the basement membrane। क्लियर यहाँ तक। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की, तो इधर लिखते हैं हम यहाँ पे, अरे कितना है, इतने सारे लिख दिए,